हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना अध्याय 15 एरेगॉग। गर्मी का मौसम महल के चारों तरफ के मैदान में चुपके से प्रवेश कर चुका था। आसमान और झील दोनों नीले रंग के हो गए और ग्रीन हाउस में लगे फूल पत्ता गोभी की तरह बड़े होकर खिल गए थे। परंतु महल की खिड़कियों से ये नजारा नहीं दिख रहा था कि हैग्रिड मैदान में घूम रहा है और फैंग उसके पीछे पीछे उछल कूद मचा रहा है। हैरी का मन इस नज़ारे को सही मानने को तैयार नहीं था। दरअसल बाहर का माहौल भी महल के अंदर के माहौल से खास बेहतर नहीं था। यहाँ चीजें भयानक रूप से गड़बड़ थीं। हैरी और रॉन ने हरमाइनी से मिलने की कोशिश की, परंतु मिलने वालों को अस्पताल में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। डंबलडोर के चले जाने के बाद हॉगवर्ट्स की दहशत चरम सीमा पर थी। हैरी बार बार डंबलडोर के आखिरी शब्दों को दोहराता, परंतु इन शब्दों का क्या फायदा था। वो किससे मदद मांगे जब सभी उन्हीं की तरह दुविधाग्रस्त और डरे हुए थे। इसके बजाय हैग्रिड का मकड़ियों का इशारा उसे आसानी से समझ में आ गया। समस्या ये थी कि महल में एक भी मकड़ी नहीं थी जिसका वो पीछा कर सके। हैरी ने हर तरफ मकड़ियों की तलाश की। रॉन ने भी मन मार कर उसकी मदद की। बहरहाल ऐसा लगता था कि दहशत और आशंका के इस माहौल में एक विद्यार्थी को बहुत मजा आ रहा था। ड्रैको मैल्फॉय स्कूल में ऐसे अकड़ कर चलता था जैसे उसे हेड बॉय बना दिया गया हो। हैरी को मालूम नहीं था कि वो इतना खुश क्यों था। हैरी मैल्फॉय के ठीक पीछे बैठा था जब वो क्रैब और गोयल को आंखें नचा नचा कर कुछ बता रहा था। उसने अपनी आवाज नीची रखने का कष्ट किए बिना वो बोला, मैं हमेशा ही सोचता था कि डैडी ही हमें डंबलडोर से मुक्ति दिलाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उनके हिसाब से डंबलडोर इस स्कूल के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। शायद कोई अच्छा हेडमास्टर मिल जाए ऐसा जो रहस्यमयी तहखाने को बंद न रखना चाहे। मैगोनिकल ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी, वो तो सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था है। स्नेप हैरी के पास से गुजरे, परंतु हरमाइनी की खाली सीट और कड़ाही देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। मैल्फॉय ने जोर से कहा, सर आप हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? अरे मैल्फॉय, स्नैप ने कहा, हालांकि रोकते रोकते भी उनके पतले होठों पर मुस्कान आ गई। प्रोफेसर डंबलडोर को गवर्नरों ने सिर्फ बर्खास्त किया है। मैं तो ये कहूँगा कि वो जल्दी ही हमारे बीच लौट आएंगे। वो तो ठीक है सर, परंतु अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें तो मुझे उम्मीद है डैडी का वोट आपको मिलेगा। मैं डैडी को बता दूंगा, आप यहाँ के सबसे अच्छे टीचर हैं। मैं हैरान हूँ कि अब तक बदसातों ने अपना सामान क्यों नहीं बांधा। 5 गैलियन की शर्त लगा सकता हूँ, अगली बार जिस पर भी हमला होगा वो जरूर मरेगा। अफसोस है कि वो ग्रेंजर नहीं होगी। उसी समय घंटी बजी, जो बहुत अच्छी बात थी। मैल्फॉय के आखिरी शब्द सुनकर रॉन ने अपने स्टूल से उछलकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, परंतु बैग और किताबें बटोरने की हड़बड़ी ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हैरी और डीन ने उसका हाथ पकड़ा तो रॉन गुर्राया, मुझे उसे मजा चखाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे छड़ी की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। जल्दी करो, तुम लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ले जाना है। इसने बेचैनी से खड़े होकर गरजे और सब भेड़ों की तरह चल दिए। रॉन हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, परंतु हैरी और डीन के हिसाब से उसे तभी छोड़ना सुरक्षित था जब स्नैप उन्हें महल के बाहर ले जाएं और वे सब्जियों के बगीचे के पार ग्रीन हाउस में पहुंच जाएं। जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास बहुत खामोश थी। 2 विद्यार्थी कम हो गए थे, जस्टिन और हरमाइनी। प्रोफेसर स्प्राउट ने उन सबको सूखे अफ्रीकी अंजीरों की कटाई छटाई के काम पे लगा दिया। हैरी जब मुरझाए हुए डंठलों को हाथों में भरकर खाद के ढेर पर रखने गया तो अर्नी मैकमिलन उसके सामने खड़ा था। अर्नी ने गहरी सांस ली और बहुत औपचारिक ढंग से बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हैरी, मुझे अफसोस है जो मैंने कभी तुम पर शक किया। मैं जानता हूँ तुम हरमाइनी पर कभी हमला नहीं करोगे। अपनी सभी बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हम सब तो एक ही नाव पे सवार हैं। और उसने दोस्ती का अपना गोल मटोल हाथ आगे बढ़ाया। हैरी ने हाथ मिला लिया। अर्नी और उसकी मित्र हान्ना भी सूखे अंजीरों के उसी ढेर पर काम करने लगे जिस पर हैरी और रॉन कर रहे थे। अर्नी ने सूखी टहनियों को तोड़ते हुए कहा, वो ड्रैको मैल्फॉय, वो इस सब के बारे में बहुत खुश नजर आता है ना?
मुझे तो यही लगता है कि वो नाग शक्ति का वारिस हो सकता है। तुम क्या सोचते हो? तुमने बड़ी समझदारी की बात कही, रॉन बोला, जिसने अर्नी को उतनी आसानी से माफ नहीं किया था जितनी आसानी से हैरी ने कर दिया था। अर्नी ने हैरी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि नाग शक्ति का वारिस मेलफॉय है? नहीं, हैरी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि अर्नी और हान्ना उसे घूरने लगे। एक सेकंड बाद हैरी को ऐसी चीज दिखी जिसकी वजह से उसने पौधों को कतरने वाली कैंची रॉन के हाथ पर दे मारी। आउच! तुम क्या कर रहे हो? हैरी इशारा करके जमीन पर कुछ दिखा रहा था। कई बड़ी मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हुई जा रही थीं। अरे हाँ, परंतु हम उनका पीछा नहीं कर सकते। रॉन ने खुश दिखने की नाकामयाब कोशिश की। हैरी मकड़ियों को भागते देख रहा था। ऐसा लगता है वे अंधेरे जंगल की तरफ जा रही हैं। ये सुनकर रॉन और भी दुखी हो गया। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर स्प्राउट सभी विद्यार्थियों को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में छोड़ने के लिए ले गईं। हैरी और रॉन सबसे पीछे रह गए, जिससे कोई दूसरा उनकी बात न सुने। हैरी ने रॉन से कहा, हमें एक बार फिर अदृश्य चोगे का प्रयोग करना पड़ेगा। हम फैंग को अपने साथ ले चलेंगे। उसे हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की आदत है, हमारे काम आएगा। जब वे लॉकहार्ट की क्लास में हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठ गए। ठीक है, रॉन ने कहा, जो घबराहट में अपनी छड़ी को उंगलियों में घुमा रहा था। वे लॉकहार्ट की क्लास में हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठ गए। रॉन अंधेरे जंगल में कभी नहीं गया था। हैरी भी सिर्फ एक बार गया था और उसे आशा थी कि उसे दोबारा वहां नहीं जाना पड़ेगा। लॉकहार्ट कमरे में धड़धड़ाते हुए आए और क्लास उनकी तरफ घूरने लगी। उनका चेहरा खुश नजर आ रहा था। वो मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चलो अपना मूड ठीक कर लो, इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खतरा अब गुजर चुका है? अपराधी को पकड़कर दूर भेज दिया गया है। कौन कहता है? डीन थॉमस जोर से बोला। मेरे प्यारे बच्चे, जादू मंत्री कभी हैग्रिड को पकड़कर नहीं ले गए होते अगर उन्हें 100% विश्वास नहीं होता कि दोषी वही है। रॉन डीन थॉमस से भी ज्यादा जोर से बोला, नहीं, वे फिर भी उसे पकड़कर ले जाते। इस पर लॉकहार्ट ने गर्व से कहा, वीजली, मैं खुद को दाद देता हूं, मैं हैग्रिड की गिरफ्तारी के बारे में तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। रॉन कहने ही वाला था कि ऐसी बात नहीं है, परंतु बोलते बोलते रुक गया क्योंकि हैरी ने उसे टेबल के नीचे से लात मार दी। हैरी बुदबुदाया, याद रखना हम वहां नहीं थे। परंतु लॉकहार्ट की बेहुदा खुशी उसे भी नागवार गुजरी। हैरी ने रॉन को कागज पर लिखकर दिखाया, हम ये काम आज रात को करेंगे। रॉन ने संदेश पढ़ा, थूक निगला, कनखियों से बगल वाली सीट को देखा जो खाली थी। आमतौर पर हरमाइनी बैठती थी। उसका संकल्प दृढ़ हो गया। उसने सहमति में सिर हिला दिया। डिनर के ठीक बाद हैरी संदूक से अपना अदृश्य चोगा निकालने के लिए गया और काफी देर तक उसी के पास बैठा रहा। वो हॉल खाली होने का इंतजार कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी और रॉन को एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने की चुनौती दी। जहां पर आमतौर पर हरमाइनी बैठती थी, वहां पर आज जिनी मायूस सी बैठकर उन्हें खेलते देखती रही। खेल जल्दी खत्म करने की कोशिश में हैरी और रॉन जानबूझकर हारते रहे। परंतु इसके बाद भी जब अंततः फ्रेड और जॉर्ज वहां से गए तो रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हैरी और रॉन ने चोगा निकाला, ओढ़ा और तस्वीर के छेद से बाहर चले गए। सभी टीचर्स को चकमा देते हुए एक बार फिर उन्होंने महल के बाहर जाने की मुश्किल यात्रा की। आखिरकार वे प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बलूत की लकड़ी के दरवाजे पर लगी सांकल खोली और बाहर निकल गए। पूरी कोशिश की, किसी तरह की आवाज न हो। वे दोनों अब चांदनी से नहाए हुए मैदान में थे। अंधेरे में काली दिख रही घास के मैदान के पार कदम बढ़ा रहे थे तो रॉन अचानक बोला, देखो, ये भी हो सकता है कि हम जंगल में तो पहुंच जाएं, परंतु हमें वहां मकड़ियां न मिलें। जब वे हैग्रिड के घर के सामने पहुंच गए, जिसकी अंधेरे में डूबी खिड़कियों की वजह से वहां का माहौल बहुत उदास दिख रहा था, हैरी ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो फैंग खुशी से पागल हो गया। उन लोगों को ये चिंता सताने लगी कि कहीं फैंग अपनी तेज और गूंजने वाली आवाज से महल में सोने वाले हर व्यक्ति को जगा न दे। इसीलिए उन्होंने जल्दी से मेंटल पीस पर रखे डिब्बे से ट्रिकल टॉफी निकालकर फैंग को खिला दी। उसके दांत चिपक गए। हैरी ने अदृश्य चोगा हैग्रिड के टेबल पर छोड़ दिया।
गहरे अंधेरे जंगल में इसकी जरूरत नहीं थी। चलो फैंग, हम घूमने चलते हैं, हैरी ने उसका पैर थपथपाते हुए कहा। फैंग खुश होकर घर से बाहर निकला, उनके पीछे पीछे चल दिया। वो जंगल के कोने तक दौड़ कर गया। उसने अंजीर के एक बड़े पेड़ के पास जाकर अपना पैर उठाया। हैरी छड़ी निकाल कर बुदबुदाया, प्रकाशित भव। छड़ी के सिरे पर हल्की सी रोशनी हो गई, सिर्फ इतनी कि वो मकड़ियों को देख सके। रॉन बोला, तुम्हारे दिमाग पे बहुत अच्छा विचार आया। मैं भी छड़ी से रोशनी करता, परंतु तुम जानते हो ये या तो फट जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि रॉन किसी बुरी घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, चलो चलें। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो फैंग उनके चारों तरफ मंडराते हुए पेड़ों की जड़ें और पत्तियां सूंघता हुआ चलने लगा। हैरी की छड़ी की रोशनी के सहारे वो मकड़ियों का पीछा करते रहे जो पगडंडियों पर चल रही थी। वो लगभग 20 मिनट तक बिना बोले चलते रहे और टूटती टहनियों और खरखराती पत्तियों के अलावा दूसरी आवाज़ें सुनने की कोशिश करते रहे। जब पेड़ इतने ज़्यादा घने हो गए कि आसमान के सितारे नजर आना बंद हो गए और अंधेरे के समुद्र में सिर्फ हैरी की छड़ी चमक रही थी, तब उन्होंने देखा कि मकड़ियाँ पगडंडी छोड़ रही हैं। हैरी ठहरा और देखने की कोशिश की मकड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। उसे अच्छी तरह याद था, जब पिछली बार यहाँ आया था तो हैग्रिड ने उसे सलाह दी थी कि जंगल में जाते समय पगडंडी न छोड़ें। तुम क्या कहते हो? हैरी ने रॉन से पूछा। रॉन बोला, इतनी दूर तक तो आ ही गए हैं। वे कई बार रुके ताकि हैरी नीचे झुककर छड़ी की रोशनी में मकड़ियों को खोज सके। वो काफ़ी देर तक चलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा घंटे तक चले होंगे। उनके दुशाले नीचे झुकी शाखाओं और कांटेदार झाड़ियों में उलझ रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर नीचे की तरफ ढलान शुरू हो गई है। हालांकि पेड़ अभी भी उतने ही घने थे। तभी फैंग अचानक जोर से भौंका। उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजी कि हैरी और रॉन दोनों उछल गए। क्या है? रॉन ने घूप अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए कहा और हैरी की कोहनी पकड़ ली। हैरी बोला, कोई चीज हिल रही है, सुनो। ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है। जब वे दहशत में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे तो अंधेरा उनकी आंखों की पुतलियों पर दबाव डालने लगा। एक अजीब सी घरघराहट की आवाज उनके कानों पर पड़ी और खामोशी छा गई। हैरी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा होगा? रॉन ने कहा, शायद हमला करने की तैयारी। हैरी फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगता है वो चला गया है? पता नहीं। तभी उनकी दाईं तरफ अचानक रोशनी का विस्फोट हो गया। ये रोशनी अंधेरे में इतनी तेजी से चमक रही थी कि दोनों ने अपनी आंखों को चौंधियाने से बचाने के लिए उन पर हाथ रख लिए। फैंग खिकियाने लगा और उसने भागने की कोशिश की, पर वो कांटों भरी एक झाड़ी में जा गिरा और पहले से ज्यादा तेजी से खिकियाने लगा। हैरी, ये तो हमारी कार है! रॉन चिल्लाया, उसकी आवाज राहत से भरी थी। क्या? देखो तो सही। हैरी रॉन के पीछे लड़खड़ाता हुआ रोशनी की दिशा में गया। दोनों गिरते पड़ते चलते रहे और एक पल बाद खुली जगह पर पहुंच गए। मिस्टर वीजली की कार वहां मोटे वृक्षों को घेरे खड़ी थी। पेड़ों की घनी शाखाओं की छत के नीचे खड़ी इस कार की हेडलाइट जल रही थी। रॉन मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ा तो कार धीमे से उसकी तरफ आगे बढ़ी, ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है। कार पर चारों तरफ खरोंचों और कीचड़ के निशान थे। स्पष्ट था कि इस दौरान कार अपनी मर्जी से जंगल में चारों तरफ घूमती रही। फ्रैंक कार में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो हैरी से चिपक कर खड़ा था और कांपता रहा। हैरी की सांस दोबारा सामान्य गति से चलने लगी। उसने अपनी छड़ी वापस दुशाले में रख ली। हैरी ने कहा, जिन मकड़ियों का पीछा हम कर रहे थे वो इसकी हेडलाइट से दूर चली गई हैं। चलो चलकर खोजते हैं। रॉन कुछ नहीं बोला, वो हिला तक नहीं। दहशत के मारे उसका चेहरा काला पड़ गया था। हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला। एक जोरदार खटखट की आवाज हुई। अचानक महसूस हुआ किसी लंबी और बालों वाली चीज ने उसे कमर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया था। अब वो उल्टा लटक रहा था और उसका सिर नीचे की तरफ था। वो संघर्ष करने लगा, परंतु तभी खटखट की और आवाजें सुनकर वो आतंकित हो गया। उसने देखा कि रॉन के पैर भी हवा में झूल रहे हैं। फिर फैंग के बिसूरने की और गुर्राने की आवाज आई। अगले पल उन लोगों को तेजी से अंधेरे वृक्षों के बीच ले जाया जा रहा था।
हैरी को मालूम नहीं था वो कितनी देर तक उस जीव के शिकंजे में रहा। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि अंधेरा अचानक कम हो गया। वो देख सकता था कि पत्तियों से भरी धरती अब भी मकड़ियों से भरी थी। उसने अपनी गर्दन तिरछी की। उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़ी घाटी के किनारे पहुंच गया था। इस घाटी के पेड़ साफ कर दिए गए थे, इसलिए सितारे दिख रहे थे और उसकी आंखों के सामने इतना भयानक दृश्य था जितना उसने आज तक नहीं देखा था। मकड़ियां, छोटी मकड़ियां नहीं बल्कि घोड़े के आकार की 8 आंखों और 8 पैरों वाली काली बालों वाली दैत्याकार मकड़ियां। जब मकड़ी ने हैरी को छोड़ा तो वो हाथ पैरों के बल जमीन पर गिर गया। रॉन और फैंग भी उसके पास गिरे। फैंग अब नहीं चीख रहा था बल्कि अपनी जगह पर चुपचाप दुबका हुआ था। अचानक हैरी को एहसास हुआ जिस मकड़ी ने उसे गिराया है वो कुछ कह रही थी। समझना मुश्किल था क्योंकि वो हर शब्द बोलने के साथ चिमटियों से खट-खट कर रही थी। एरेगॉग, एरेगॉग। और गुंबद के आकार वाले धुंधले जाले के बीच से छोटे हाथी जैसा एक बड़ा मकड़ा बहुत धीमे धीमे चलकर आया। उसके काले शरीर और पैरों पर सफेद धब्बे थे। उसके चिमटियों वाले बदसूरत सिर में आंखें दूध की तरह थीं। वो अंधा था। क्या है? उसने अपनी चिमटियों से तेजी से खटखट करते हुए पूछा। इंसान, हैरी को पकड़ने वाली मकड़ी ने कहा। क्या हैग्रिड है? एरेगॉग ने पास आते हुए पूछा। उसकी 8 दूधियां आंखें इधर उधर भटक रही थीं। अजनबी हैं, रॉन को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया। उन्हें मार डालो, मैं सो रहा था। और एरेगॉग ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया था कि तभी हैरी चिल्लाया, हम हैग्रिड के दोस्त हैं। उसे लग रहा था उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलकर गले में धड़कने लगा है। एरेगॉग ठहरा, धीमे से बोला, हैग्रिड ने पहले कभी इंसानों को यहाँ नहीं भेजा। हैग्रिड मुश्किल में है इसलिए हम आए हैं, हैरी ने कहा। मुश्किल में? हैरी को लगा उसकी चिमटियों की खटखट के बीच चिंता का भाव छुपा था। परंतु उसने तुम्हें क्यों भेजा है? हैरी ने खड़े होने के बारे में सोचा, फिर इरादा बदल दिया। जमीन पर पड़े पड़े ही यथा शांत स्वर में बोला, स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई चीज, कोई भयानक जानवर छोड़ रहा है, इसलिए उसे अज़्काबान जेल भेज दिया गया है। एरेगॉग ने अपनी चिमटियों से बेतहाशा खटखट की। एरेगॉग ने सोचते हुए कहा, परंतु वो तो बरसों पहले की बात है। बरसों पहले, मुझे याद है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं ही वो भयंकर जानवर था जो वहां रहता था, जिसे लोग रहस्यमयी तहखाना कहते हैं। वे सोचते हैं कि हैग्रिड ने तहखाना खोल दिया था और मुझे आज़ाद कर दिया था। और तुम रहस्यमयी तहखाने वाले भयानक जानवर नहीं हो, हैरी ने कहा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं महल में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दूर देश से लाया गया हूँ। जब अंडे में था तब एक मुसाफिर ने मुझे हैग्रिड को दिया था। हैग्रिड तब छोटा था, उसने मेरा ध्यान रखा, महल की एक अलमारी में छुपा कर रखा और बचा खुचा भोजन खिलाया। हैग्रिड मेरा अच्छा दोस्त है और अच्छा इंसान। जब मेरा भेद खुला तो मुझ पर एक लड़की की हत्या का दोष मढ़ दिया गया, तब उसने मेरी रक्षा की थी। तब से मैं जंगल में रह रहा हूँ। वो मुझसे अब भी मिलने के लिए आता है। उसने मेरे लिए मेरी पत्नी मोसाक भी खोजी थी। तुम देख सकते हो हमारा परिवार कितना फल फूल गया है। ये सब हैग्रिड की दयालुता की वजह से है, एरेगॉग ने गुस्से में कहा। हैरी ने बचे खुचे साहस को बटोरा। तो तुमने कभी किसी पर हमला नहीं किया? कभी नहीं। ये मेरा स्वभाव हो सकता है, परंतु हैग्रिड के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लड़की मरी थी उसकी लाश बाथरूम में मिली थी। मैं जिस अलमारी में बड़ा हुआ था उसके सिवाय मैंने कभी महल का कोई और हिस्सा नहीं देखा था। हम लोग अंधेरे और शांति को पसंद करने वाले जीव हैं, बूढ़े मकड़े ने टूटती आवाज में कहा। परंतु फिर क्या तुम जानते हो उस लड़की को किसने मारा? क्योंकि वो जो भी है वापस आ गया है और लोगों पर एक बार फिर हमला कर रहा है, हैरी ने कहा। एरेगॉग बोला, महल में रहने वाली चीज कोई बहुत प्राचीन जानवर है जिससे हम मकड़ियां सबसे ज्यादा डरती हैं। मुझे याद है जब मुझे उस जानवर के घूमने का स्कूल में एहसास हुआ था तो मैंने हैग्रिड से आग्रह किया था कि मुझे वहां से दूर भेज दे। हैरी ने बेचैनी से पूछा, उसका नाम क्या है? एरेगॉग ने गुस्से में कहा, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं।
मैंने हैग्रिड को भी कभी उस भयानक जानवर का नाम नहीं बताया, हालांकि उसने मुझसे कई बार पूछा। हैरी इस विषय पर दबाव नहीं डालना चाहता था, कम से कम इस हालत में नहीं जब मकड़ियां चारों तरफ से पास आती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एरेगॉग बात करते करते थक गया है। वो गुंबद के आकार वाले जाले में वापस जाने लगा, परंतु उसकी साथी मकड़ियां हैरी और रॉन की तरफ बढ़ रही थीं। अच्छा, तो हम जाना चाहेंगे, हैरी ने हताश होने के बाद भी हिम्मत करके एरेगॉग से कहा। जाना? जाओगे कैसे? मेरे बेटे बेटियां मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु जब जिंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा से हमारे बीच आए तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। अलविदा हैग्रिड के दोस्तों। हैरी ने पलट कर देखा। उससे कुछ फुट दूर मकड़ियों की ऊंची ठोस दीवार थी। वे अपने काले बदसूरत सिरों में चमकती हुई बहुत सी आंखों को देखते हुए अपनी चिमटियां खटखटा रही थीं। जब हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जानता था कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, परंतु उसने खड़े होने की कोशिश की और संकल्प किया कि मरेगा तो संघर्ष के बाद ही। तभी एक तेज और लंबी आवाज गूंजी और घाटी रोशनी में नहा गई। मिस्टर वीजली की कार ढलान पर गरजती हुई आ रही थी। उसकी हेडलाइट जल रही थी, हॉर्न बज रहा था। वो मकड़ियों को टक्कर मार मार कर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियां अपनी पीठ के बल गिर गईं। उनके बहुत से पैर हवा में ऊपर उठे हुए थे। कार हैरी और रॉन के सामने रुक गई। दरवाजे खुल गए। फैंग को बैठाओ, हैरी कूदकर अगली सीट में बैठते हुए चिल्लाया। रॉन ने किकियाते फैंग को कमर से पकड़कर कार की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। रॉन ने एक्सीलेटर को छुआ तक नहीं था, परंतु कार को जरूरत भी नहीं थी। इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारती गिराती चल दी। वो तेजी से ढलान की चढ़ाई पर चढ़े और घाटी के बाहर निकल गए। कार खाली जगह में कुशलता से अपना रास्ता बनाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो जाने पहचाने रास्ते पर चल रही थी। हैरी ने रॉन को देखा। उसका मुंह अब भी खामोश चीख में खुला हुआ था। तुम ठीक तो हो? रॉन सामने की तरफ घूरता रहा, बोल नहीं पा रहा था। कार झटके से रुकी। वे लगभग विंड स्क्रीन से टकरा गए। वे जंगल के किनारे की तरफ पहुंच गए। बाहर कूदने की हड़बड़ी में फैंग खिड़की से टकरा गया। जब हैरी ने दरवाजा खोला तो फैंग पेड़ों के बीच से लपकता हुआ हैग्रिड के घर की तरफ दौड़ा। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में दुबकी हुई थी। हैरी बाहर निकला। रॉन के पैरों में ताकत आने में 1 मिनट का समय लगा। वो बाहर निकल आया। अब भी उसकी गर्दन सख्त थी और वो घूर रहा था। हैरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। कार पलटकर जंगल की तरफ चली गई और उनकी नजरों से ओझल हो गई। अपना अदृश्य चोगा लाने के लिए हैरी हैग्रिड के घर के अंदर गया। फैंग अपनी बास्केट में कंबल के नीचे छुपकर कांप रहा था। हैरी बाहर लौटा तो देखा कि रॉन कद्दू की बेलों पर उल्टी कर रहा है। मकड़ियों का पीछा करो, मैं हैग्रिड को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम जिंदा हैं। हैरी बोला। मुझे लगता है उसने सोचा होगा एरेगॉग उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड की यही तो समस्या है। रॉन हैग्रिड के घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला। देखो, इसी कारण वो कहां पहुंच गया है, अस्कवान जेल की काल कोठरी में। मैं जानना चाहता हूं हमें वहां भेजने का क्या फायदा हुआ। क्या मालूम चला? यही कि हैग्रिड ने रहस्यमयी तहखाना नहीं खोला है। हैग्रिड निर्दोष है। रॉन जोर से फुफकारने लगा। जाहिर है उसके हिसाब से एरेगॉग को अलमारी में पालना निर्दोष की श्रेणी में नहीं आता था। जब वो महल के करीब आया तो हैरी ने अच्छी तरह तसल्ली की कि उनके पैर चोगे में छुपे हैं। फिर उन्होंने चरमराने वाले अगले दरवाजे को जोर से धक्का देकर थोड़ा सा खोला। सावधानी से प्रवेश हॉल के पार जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए। आखिरकार वे गरुड़ द्वार के हॉल में सुरक्षित पहुंच गए। आग अब सुलगती हुई राख में बदल चुकी थी। उन्होंने चोगा उतारा। अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। कपड़े बदलने का कष्ट किए बगैर रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। हैरी को नींद नहीं आ रही थी। वो एरेगॉग की कही हर बात पर देर तक विचार करता रहा। हैरी ने सोचा कि महल में छुपा हुआ जीव एक तरह से जानवरों का वोल्डेमार्ट है। दूसरे जानवर तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहते, परंतु उसको और रॉन को ये पता नहीं चल पाया कि भयानक जानवर कौन था और किस तरह वो शिकार को बेजान करता था। हैरी ने अपने पैर बिस्तर पर रखे और तकिए से टिक गया। उसे नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो जिस भी रास्ते पे गए वो बंद मिला। रिडल ने गलत आदमी को पकड़ा था। नाग शक्ति का वारिस बच निकला और किसी को मालूम नहीं था इस बार जो व्यक्ति रहस्यमयी तहखाना खोल रहा है वो वही व्यक्ति है या नहीं जिसने पिछली बार उसे खोला था।
हैरी लेट गया। वो आधी नींद में पहुंच गया था। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो जानता था कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो सीधे तन कर बैठ गया। रॉन, रॉन, हैरी अंधेरे में फुसफुसाया। रॉन फैंग की तरह किकियाते हुए जागा। चारों तरफ बौखलाकर घूरने के बाद उसने हैरी को देखा। कोने से आ रहे नेविल के तेज खर्राटों को नजरअंदाज करते हुए हैरी बोला, रॉन, वो लड़की जो मरी थी, एरेगॉग ने कहा था वो बाथरूम में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बाथरूम कभी छोड़ा ही ना हो और वो वहीं पर हो? रॉन ने आंखें मली, चांदनी में त्योरियां चढ़ाई और फिर वो समझ गया। तुम्हें ये तो नहीं लगता वो मायूस मीना है?